अस्सलाम वालेकुम। अच्छा गाइज़, मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि ना हम लोगों ने ना फर्स्ट ईयर में अपनी इस्लामियत और पाक स्टडी की ना तैयारी किस तरीके से करनी होती है। देखो, पहले आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि इसके ना टोटल हमारे पास ना 100 मार्क्स का पेपर होता है, जो बाकी सब्जेक्ट में 2-200 के होते हैं, और एक ये होता है जो 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। अब इसको ना हमने ना सिर्फ पास करना होता है, जो इसके मार्क्स होते हैं टोटल वो हमारे जो रिजल्ट होता है यानी हमारी DMC होती है उसके अंदर ऐड नहीं होता। हमने ना इसको बस पास करना होता है, ठीक है। और इसको पास करने का ना क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा आसान है। इसके जो पासिंग मार्क्स होते हैं ना वो 33 होते हैं आउट ऑफ 100। तो 33 मार्क्स लेना इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि जब हमने एनाटमी, फिजियो पढ़ी होती है, कहानी बायोमैकेनिक्स पढ़ी होती है, तो इसके मुकाबले में ना ये पेपर बहुत आसान होता है और आसानी से 33 मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको बहुत सिस्टमेटिक वाइज ना लेके चलना होता है। अब जो इसमें जो बुक्स होती हैं ना, इसकी ना कोई बुक रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। आप किसी भी बुक शॉप पे जाओगे ना, आप उसको कहोगे कि मुझे ना इस्लामियत पाक स्टडी का पेपर देना है, तो वो आपको ना कोई भी उठा के ना BS की बुक दे देगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप किसी भी BS की बुक पढ़ो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी लिखी हुई है। आप क्या कर सकते हो, आप अपनी मैट्रिक की पाक स्टडी इस्लामियत की प्लस अपनी FSC वाली जो है वो कर सकते हो। एंड में मैं आप लोग को बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से तैयार की थी। तो आप लोग अपनी मैट्रिक की पाक स्टडी FSC की बुक कर लेना, रीड करनी है ना जस्ट। और उनमें से भी कैसे तैयार करने हैं, आप लोगों ने ना क्वेश्चन पढ़ना है और उनके ना पॉइंट्स रीड कर लेना। ऑफ कोर्स एक ही दिन होता है, तो आप नहीं कर सकते सारा तैयार। इसी तरह FSC की बुक से इसमें भी सेम वही चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें भी सेम वही चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप यही करना कि क्वेश्चन पढ़ना और उनके ना बस पॉइंट्स लिख लेना और अंदर अपनी तरफ से ना लिख लेना। अब ना हम लोगों ने कैसे तैयार करना होता है इसको, सवाल किस तरीके से आते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि जो पाक स्टडी है ना उसके सवाल होते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है, इलामा इकबाल की रोशनी में, कायद-ए-आज़म की रोशनी में, कायद-ए-आज़म के 14 निकात बताओ, सर सैयद अहमद खान की सियासी खिदमात, ऐसे ऐसे सवाल जो हमने पहले पढ़े हुए होते हैं। और इस्लामियात से हमारे पास हदीस होती हैं, अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद कि कितनी कितनी होती हैं, लेकिन वो जो आपका करिकुलम है ना, आप क्या कर सकते हो, अपना करिकुलम खोल के और साथ अपना ना कुरान खोल लेना और कुरान खोल के ना मार्क कर लेना कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक आयत करनी है। पूरी सूरतें इंक्लूड नहीं है, कुछ हर सूरत की ना कुछ आयत इंक्लूड है, तो आप उनका तर्जुमा कर सकते हो। तर्जुमा भी लिखना होता है, हदीस का भी तर्जुमा और मफहूम वगैरह लिखना होता है पाक स्टडी इस्लामियत में, सॉरी। अच्छा, अब हम लोगों ने ना यहाँ पर अपनी बुक्स की बात कर ली, तो मैं आपको मशवरा दूंगी आप कभी भी इस तरफ ना जाओ, क्योंकि आपने अपने बाकी एनाटमी फिजियो को टाइम देना होता है। तो इसलिए आप लोग अपनी पिछला ही नॉलेज जो है उसको रिवाइज करके ना वही कर लो। अब फिर आप लोगों ने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना होता है, बेसिकली ना आपने जब भी एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है ना, आपने उस एक क्वेश्चन को ना 4 पेजेस के ऊपर लेके जाना है। 4 पेजेस यानी 8 साइड्स। आपने ना ये रूल समझ लो कि इस्लामियात और पाक स्टडी के पेपर में ना बहुत सारा लिखना होता है। जिस तरह वो FSC में रूल था ना कि हमने शीटें भरनी होती हैं, तो यहाँ भी सेम वही रूल था, आपने ना शीटें भरनी होती हैं, ठीक है। कम से कम एक सवाल की ना 8 साइड्स हों और आपने ना खींचतान के सवाल को ना वहाँ तक लेके जाना है। इसके अलावा आपके अटेम्प्टिंग में क्या आ जाता है कि आप हेडिंग्स लिखो, ठीक है। आपकी हेडिंग्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी ना पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अपनी मार्कर्स वगैरह साथ लेके जाना और लाइंस वगैरह लगाना, अच्छी से पेपर प्रेजेंटेशन करना। बाज़ औक़ात तो क्या होता है कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, हेडिंग होती है ना, तो अंदर की इतनी फजूल बातें नहीं पढ़ता। तो इसलिए ना आप लोग अपनी हेडिंग्स हर क्वेश्चन में बहुत सारी हेडिंग्स लिखना, बहुत नीट पेपर अटैम्प्ट करना और एक सवाल को ना 8 साइड तक तो ले ही जाना किसी तरीके से। अटैम्प्टिंग में ना एक बहुत ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है कि हमने इंग्लिश में अटैम्प्ट करना है या हमने उर्दू में अटैम्प्ट करना है। तो बच्चों, जिस चीज़ में आपको आसानी हो ना, आपने उस चीज़ में अटैम्प्ट करना है। अगर आप इंग्लिश में अटैम्प्ट कर सकते हो, आपने इंग्लिश में अटैम्प्ट करना है, क्योंकि बाज़ बच्चों ने FSC में पाक स्टडी जो होती है वो इंग्लिश में पढ़ी होती है और उनको फिर यहाँ की मसला हो रहा होता है। तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो आप सारा पेपर उर्दू में अटैम्प्ट कर लो, या आप सारा पेपर इंग्लिश में अटैम्प्ट कर लो, या आप आधा पेपर उर्दू में यानी पाक स्टडी वाला पोर्शन जो है वो इंग्लिश में, बाकी उर्दू में अटैम्प्ट कर सकते हो। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे करते हो, जिससे आपको आसानी हो, लेकिन आपने लिखा बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगी आप लोगों को, मतलब एक मशवरा दूंगी कि अगर आपने पेपर शुरू किया ना उर्दू में, तो आप उसको उर्दू तक ही ख़त्म करो, और अगर आपने इंग्लिश में शुरू किया तो आप उसको इंग्लिश तक ही ख़त्म करो। मतलब बीच में आधा उर्दू आधा इंग्लिश, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ना मज़ा नहीं आता चेक करने में ना, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करना कि इस तरीके से करो, बाकी जिसको जिस तरह आसानी हो वो वैसे कर सकता है। हमारे पास पास पेपर्स, अच्छा, बहुत सारे पास पेपर्स, अभी मेरे पास ना कोई पास पेपर है ही नहीं, तो मैं आप लोग को दिखाती जो हमारे फर्स्ट ईयर DPT के पास पेपर्स होते हैं ना, फर्स्ट ईयर DPT के और सेकंड ईयर MBBS के, क्योंकि MBBS वाले ना ये जो पेपर होता है वो सेकंड ईयर में देते हैं। तो फर्स्ट ईयर DPT के या सेकंड ईयर MBBS के ना पास पेपर्स में ना ये इस्लामियत पाक स्टडी वाला ना पोर्शन दिया होता है। तो आप लोग ना वो वाले सवाल भी ना तैयार करके जा सकते हो। ये 100% बात नहीं है कि पाक इसमें से पास पेपर्स में से ही आएगा, 100% बात नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सवाल रिपीट हो जाता है। और आप लोगों को ना पास पेपर्स का फ़ायदा बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों को ना पता चल जाता है कि क्या पैटर्न चल रहा है, मतलब एग्जामिनर के माइंड में क्या चीज़ होती है और वो क्या चीज़ पूछना चाह रहा होता है, फिर आपकी जो पेपर प्रिपरेशन का जो पैटर्न होता है ना वो आप उसी सीक्वेंस में ले जाते हो। सो 100% कभी भी किसी भी पास पेपर पर रिलाई नहीं करते होते, कि चाहे वो एनाटमी हो, फिजियो हो, काइनी हो, बायोमैकेनिक्स, 100% कभी किसी पे नहीं जाते, अपने बुक पे रिलाई करते होते हैं। लेकिन बस पास पेपर इसलिए देखते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि सवाल किस तरीके से आता है।
अच्छा, एक और बात, बहुत मैंने एक ऐसा सिनेरियो देखा है कि ना बहुत सारे तो नहीं लेकिन माइनॉरिटी जो माइनर्स होते हैं ना उनका ना इसमें आ जाती है सप्ली, यानी जो ये 33 नंबर है ना वो नहीं आते किसी तरीके से ना। तो बच्चों इसका ना इतना इशू नहीं होता, आप ना नेक्स्ट ईयर प्रमोट हो जाते हो। लेकिन अगर आपकी एनाटमी, बायोकेम, सॉरी एनाटमी में, फिजियो में या काइनी बायोमैकेनिक्स, इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में भी सप्ली आ जाती है ना, तो आप होते हो सप्ली में रीअपेयर। और अगर रीअपेयर में भी आपका क्लियर नहीं होता तो आप डिटेन हो जाते हो, यानी आप वापस फर्स्ट ईयर में ही रह जाते हो उसी सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। तो इसका इतना नहीं होता इशू। अगर इस्लामियत पाक स्टडी आपकी रह जाए तो ये आपको प्रमोट कर देते हैं, तो फिर आप नेक्स्ट ईयर जो है वो दे देना। पहले तो ऐसे ही होता था, आप में भी ये क्राइटेरिया चेंज करके ये कर दिया हो कि आप सप्ली में पाक स्टडी इस्लामियत में अपेयर हो जाओ, लेकिन बहरहाल इसका इतना इशू नहीं होता। लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप ना इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लो। आप लोगों ने ना कोशिश करनी है कि अपनी ना फर्स्ट ईयर आप लोगों ने ना फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकालनी है, यानी अपने एनुअल में ही निकालनी है, क्योंकि ना सप्ली वाला क्राइटेरिया बहुत मुश्किल हो गया। सप्ली की ऑस्पी आपका यूएचएस बना के भेजता है। फर्स्ट अटैम्प्ट में ये होता है कि आपका एनुअल होता है तो आपकी ऑस्पी वगैरह सब कुछ आपके अपने कॉलेज के अंडर ही होता है, लेकिन जो एनुअल है वो ज़रा मुश्किल हो गया है। तो आप लोग कोशिश करना कि आप अपनी फर्स्ट ईयर अपनी एनुअल में ही निकालो, और कोई भी चीज़ ना सेकेंड ईयर पे ना छोड़ो, कुछ भी नहीं, क्योंकि सेकेंड ईयर इज बिट हेक्टिक। मतलब उसमें आप देखो एनाटमी में सिर्फ अपर लोअर करके आपकी जान छूट जाती है, लेकिन जितना जो कुछ भी एनाटमी का बच जाता है वो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ना होता है, तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। इसलिए आप लोगों ने हर चीज़ अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट में पहले ही साल निकालनी है। ये माइंड में नहीं रखना कि चलो 2 पेपर में पास कर दूं और 1 में सप्ली में दे दूंगा, फंस जाओगे। अभी बता रही हूँ फंस जाओगे, ये वाला तो दिमाग में बात लानी नहीं है ना। बस ये बात दिमाग में रखनी है कि मैंने पास होना है, बेशक 50 पे पास होना है, लेकिन मैंने पास होना है। सो मैंने आप लोग को इस्लामिक का और पाक स्टडी का बता दिया सब कुछ। इसके अलावा किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ना पूछ ले, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगी। लेकिन प्लीज़ किसी भी सीनियर के पास जाके ना अलग अलग ये मत पूछना कि हमने इस्लामियत और पाक स्टडी की तैयारी कैसे करनी है। मतलब हंसी आती है जब आपने किसी फोर्थ ईयर फाइनल ईयर के सीनियर से पूछते हो ना कि इस्लामियत और पाक स्टडी कैसे पढ़नी है, और वो बेचारा सर्जरी मेडिसिन फार्मा पैथो में फंसा होता है, तो वो कहता है यार इतनी मुश्किल सब्जेक्ट क्या आ गई है, इस्लामियत भी फंसा हुआ है। तो इसलिए आराम से वीडियो देखो, जो चीज़ समझ ना आए, मैंने कोशिश की है कि मैं हर क्यूरी को ना आंसर करूँ। लेकिन स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी भी तरीके का, वो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछ ले, आई विल रिस्पॉन्ड। अपना ख्याल रखें, विश यू स्वीट लक, अल्लाह हाफिज़। आखिरी बात ना मज़े की तो मैं आपको बताना भूल ही गई। जो मोस्टली लोग होते हैं ना, मोस्टली इंक्लूडिंग मी, वो ना बिल्कुल लास्ट डे पे जाके ना इस्लामियत पाक स्टडी की तैयारी करते हैं। मैंने तो सारा साल कभी खोली ही नहीं थी ना, मेरे पेपर में सिर्फ एक छुट्टी थी और मैंने सिर्फ एक छुट्टी में ही पढ़ा था, वो भी सारा दिन गुजार गुजर के जो लास्ट के 6 आवर्स रह गए थे ना मैंने उसमें पढ़ा था बस, और मेरी पास हो गई थी और बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई थी। तो इसलिए ना एनाटमी और फिजियो के को सवार कर लेना, लेकिन इसको सवार बिल्कुल नहीं करना। लास्ट डे भी पढ़ लेना तो भी गुजारा हो जाएगा। अच्छा, मैंने किस तरीके से किया था वो मैंने बताना था आप लोगों को। मैंने जो पाक स्टडी थी ना वो मैंने की थी मैट्रिक वाली। एफएससी वाली ना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती थी। इवन मैंने पढ़ के कोशिश की, मैंने पढ़ने की, मेरे से नहीं पढ़ी गई। मैंने पाक स्टडी अपनी फिर जो 9-10 की मैंने बुक्स थी वो खोली और मैंने अंदर हेडिंग्स वगैरह देखी, बहुत आसान लिखा हुआ था, बहुत आसान। क्योंकि मैंने एनाटमी फिजियो पढ़ने के बाद ना जब मैंने वो पढ़ी ना, पहले मुझे बहुत मुश्किल लगती थी पाक स्टडी, लेकिन फिर मुझे बहुत आसान लगने लगी। तो मैंने मैट्रिक की पढ़ी थी, और जब मैंने इस्लामिया थी ना तो इस्लामियात ना वो सारी मैंने कुरान से की थी, क्योंकि मैं तफसीर वगैरह पढ़ती थी। तो ये मैंने क्या किया था कि अपनी आयतों के ऊपर मैंने निशान लगा लिए थे, और मैं रोज़ की मतलब सुबह टाइम मैंने बैठ के वो आयतें वगैरह पढ़ी हैं सारी, एक एक नज़र ही पढ़ा था। और हदीस जो थी वो मैंने 10th क्लास की हदीस पढ़ी थी और कुछ एफएससी वाली हदीस पढ़ ली थी। मतलब ऐसे गुजारे वाला काम ही किया था, और मैं गुजारे से पास हो गई थी, और मैंने पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था। मतलब मैंने अंदर बेशक चाहे जो मर्जी कहानियाँ डाली हो, लेकिन मैंने पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दी थी। उसमें मैंने बहुत सारी हेडिंग्स डाली थी, और मैं एक पेज सवाल को ना 8 साइड के ऊपर ले गई थी। मतलब इतना कि मैं लिखते लिखते थक गई थी, लेकिन मैंने फिर भी लिखना नहीं छोड़ा था। तो आप लोगों ने भी ना यही वाली स्कीम लगानी है और अपना किसी तरीके से ये पेपर पास करना है, ठीक है? ओके, बस इतना ही था।